कलश फूलों से वहां से ऊपर डालते हुए लेके आएंगे सभी कार्यकर्ता। तुतारी को वहां से यहाँ तक साथ में लेके आएंगे। आप लोगों से विनंती है कि आप अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे और जोरदार करताल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। उनको महसूस होना चाहिए कि मैं आज अपने घर में आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हमारे अतिथि महोदय पधार रहे हैं कुछ ही समय में। आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा, जो भाई पीछे जो स्क्रीन के सामने खड़े हैं उनसे हमारा निवेदन एक बार मंच की तरफ आ जाए। आइए राजस्थानी हिलोरे लेते हुए मैं एडवोकेट प्रकाश माली, हमारे भाई अजीत जी। आगे जोरदार तालियों से सभी लोग अपने अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। अश्विनी जी आ चुके हैं। जोरदार तालियों से, दोनों हाथों से तालियों से अभिवादन कीजिए। ऊपर हाथ खड़े कीजिए, ऊपर हाथ, दोनों हाथ खड़े ऊपर करके जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। सभी भाइयों से मैं विनती करता हूं कि अपने दोनों हाथों से तालियों से, जो पीछे खड़े हैं वो भी ऐतिहासिक स्वागत कीजिए। श्री अश्विनी जी वैष्णव का अपने घर पे आए हैं, अपने बीच में आए हैं श्री अश्विनी जी वैष्णव। भाइयों तालियां रेगुलर बनाइए, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। अश्विनी जी आप आगे बढ़ो, 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 अश्विनी जी आप आगे बढ़ो। जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, अश्विनी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। अश्विनी जी आगे बढ़ो, अश्विनी जी आप 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 आगे बढ़ो। दोस्तों, हमारे मुख्य अतिथि जी श्रीमान अश्विनी जी वैष्णव हमारे बीच आ चुके हैं। सभी लोग खड़े होकर दोनों हाथों से करतल ध्वनि से, दोनों हाथों से करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। अश्विनी जी आज अपनों के बीच में आए हैं, हमारे लोगों के बीच में आए हैं, देश के नेता होते हुए हमारे लोगों के बीच में आए हैं। अभी पीछे जो खड़े हैं सब आगे बैठ जाएं, सभी लोग अपनी कुर्सी ग्रहण करें। अभी हमारे बीच में जल्दी प्रकाश जी भाई साहब और बाबूलाल जी बंसाली भी आने वाले हैं। आज धूम मची आंगन में, आज धूम मची आंगन में, आज धूम मची आंगन में, आज धूम मची आंगन में। अतिथि मेरे आए, अतिथि मेरे आए, सब झूमे नाचे गाए, सब झूमे नाचे गाए, संग संग ये फूल बरसाए। अतिथि मेरे आए, अतिथि मेरे राजस्थान क्या आवाज नहीं आ रही? हेलो हेलो हेलो, हमारे बीच में
श्रीमान अश्विन जी वैष्णव साहब और हमारे लोक लाडले सबके दिलों में राज करने वाले श्री मंगल प्रभात जी लोढ़ा हमारे बीच में पधार चुके। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन। और सबसे बड़ी खुशी की बात कि आज पहली लिस्ट भाजपा की तरफ से महाराष्ट्र की जो जारी हुई है उसमें पहला नाम मंगल प्रभात लोढ़ा जी का है। जोरदार शुभकामनाएं पूरे राजस्थान समाज की ओर से। अभी हमारे बीच में जो विविध कार्यक्रम है वह शुरू होने जा रहा है, उसके पहले राजस्थानी भावों के साथ में हमारे बीच में एडवोकेट प्रकाश माली भजन कलाकार 36 कौम के लिए, पूरे समाज के लिए दिन रात अगर खड़ा रहने वाला राजस्थान का है तो मंगल प्रभात जी लोढ़ा है। एक बार जोरदार जोरदार तालियों से अभिनंदन है। आइए 2 लाइनें अभिनंदन करते हुए। हल्दी घाटी में समर लड़ो, वो चेतक रो असवार कठे, मायड़ थारो वो पूत कठे, एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। हल्दी घाटी में समर लड़ो, चेतक रो असवार कठे, मायड़ थारो वो पूत कठे, एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। बोलिए ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में शिवाजी को हम जपते हैं, राजस्थान में महाराणा प्रताप को जपते हैं। मैं कहूंगा जय शिवा सरदार की, आपको कहना है जय राणा प्रताप की। जय शिवा सरदार की, जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप। मेवा जो है इतिहासा में, मायड़ तेरा पूत जना,
हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय लाडले जननेता, राजस्थान के नेता, राजस्थान का भविष्य, इस बात को मैं गंभीरता से लेना। प्रकाश जी भाई साहब आएंगे तब फिर बोलूंगा एक बार। भाई साहब, हमारे बीच में राजस्थान का भविष्य उपस्थित है। ऐसे श्री हमारे जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए इस वर्ड पे, राजस्थान का कीजिए। तो उसमें हमारे मंगल प्रभात लोढ़ा जी का आज टिकट फाइनल हुआ है। आप लोगों को इनको जीत नहीं, केवल महाराष्ट्र में सर्वाधिक ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए जोरदार तालियों से आशीर्वाद दीजिए। अब कुछ ही क्षणों में हमारे बीच हमारे श्रद्धेय, हमारे प्रेरणा स्रोत्र ऐसे श्री प्रकाश जी भाई साहब, लघु उद्योग भारती के अखिल भारतीय संगठन मंत्री, और उनके बीच में श्री प्रकाश सत्कार मूर्ति महामासा दीनदयाल गरीबों के मसीहा ऐसे श्री बाबूलाल जी भंसाली साथ में आ रहे हैं। दोनों अपने ग्राउंड में प्रवेश कर चुके हैं। मैंने आपसे निवेदन करूंगा कि जैसे अश्वनी जी का आपने स्वागत किया, आप दोनों सब अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर जोरदार तालियों से स्वागत करें। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े रहें और जोरदार तालियां करते ध्वनि से उनका स्वागत करें। दोनों हाथ खड़े ऊपर करें, दोनों हाथ खड़े करके स्वागत करें। श्री आदरण इस कार्यक्रम के प्रणेता, इस कार्यक्रम जिनकी वजह से एक कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे ऐसे हमारे प्रकाश जी भाई साहब और दानदाता, सफल उद्योगपति और गरीबों के लिए सुख दुख में काम आने वाले, जिनका हम यहाँ सत्कार करने जाने वाले हैं, ऐसे श्री बाबूलाल जी बंसाली हमारे बीच में उपस्थित है। उनका जोरदार तालियों से अभिवादन करें। हेलो, तालियां, जोरदार तालियां। स्टेज पे आ रहे हैं सब, तालियां बजाए जोरदार से। सावधान, सावधान, सावधान। सोने की छड़ी, रुपए की मशाल, जड़ियत का जामा, मोतियन की माला, आजू से बाजू से निगाह रखो। श्रीमान भामासा 36 कौम के नेता, 18 घंटा 24 घंटा में 18 घंटे काम करने वाले बाबूलाल जी भंसाली का स्वागत होने जा रहा है। सब तैयारी करें। फूलमाला हम सबके बीच में हमारे आदरणीय अतिथिगण का आगमन हो चुका है। अतिथिगणों की समय की व्यस्तता को देखते हुए अविलंब सबसे पहले हमारे आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी जी वैष्णव साहब का स्वागत करने के लिए मैं हमारे संस्था के सिरमौर गोविंद जी पुरोहित, भाई नरेंद्र जी चौधरी एवं पवन जी संघवी से निवेदन करूंगा, कृपया आदरणीय वैष्णव साहब का स्वागत करें। तालियां साथियों, तालियां होनी चाहिए।
तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए साथियों। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारे आदरणीय रेल मंत्री जी का स्वागत हो रहा है। स्वागत की अगली कड़ी में हमारे बीच में लघु उद्योग भारती के अखिल भारतीय अध्यक्ष, हम सबके लाडले श्रीमान प्रकाश चंद्र जी गुप्ता भाई साहब हमारे बीच में पधार चुके हैं। मैं आदरणीय भाई साहब का स्वागत करने के लिए श्री गणपत जी खिरोड़ी, मेघराज जी चौधरी, श्री रिकप चंद जी एवं भावाराम जी चौधरी से निवेदन करूंगा, कृपया हमारे आदरणीय भाई साहब का स्वागत करें। श्रीमान प्रकाश चंद्र जी गुप्ता जो इस कार्यक्रम के प्रणेता हैं, हमारे लिए हमारी पगडंडी है, ऐसे आदरणीय प्रकाश चंद्र जी गुप्ता भाई साहब का स्वागत गणपत जी खिरोड़ी, मेघराज जी चौधरी, रिकप चंद जी एवं भावाराम जी चौधरी। आदरणीय रेल मंत्री जी को मोमेंटो भेंट करते हुए प्रकाश चंद्र जी गुप्ता को मोमेंटो भेंट करते हुए हमारे भाई गणपत जी खिरोड़ी। हमारी आज की सत्कार मूर्ति लोकप्रिय भामाशाह उद्योगपति आदरणीय श्री बाबूलाल जी भंसाली हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनका स्वागत करने के लिए हमारे जालोर सिरोही साजोर विकास परिषद, राजस्थान मित्र मंडल एवं छत्तीसगढ़ एकता परिषद के सभी जो आगेवान है उनसे निवेदन करूंगा, कृपया हमारे आज की सत्कार मूर्ति साचोरी जैन नवयुग मंडल की तरफ से आदरणीय रेल मंत्री जी को शॉल भेंट का भी कार्यक्रम होने वाला और एक पत्र भी सौंपने वाले पत्र स्टेज पे पधारे। आदरणीय प्रकाश चंद जी कानून को भी हमारे बीच में है। सभी भामाशाहों का और हमारे आज की सत्कार मूर्ति का स्वागत करने के लिए हमारे लोक लाडले आदरणीय लोढ़ा साहब भी उपस्थित हैं। दिनेश जी अरनाए कहाँ है? स्टेज पे आ जाए। दिनेश जी अरनाए ऊपर आ जाओ यार, जो पीछे पास में आ जाओ, जल्दी आओ। और स्वागत की अगली कड़ी में आज पार्टी ने दिनेश जी अरनाए से निवेदन है, कृपया स्टेज पे पधारें। आज की स्वागत की अगली कड़ी में हमारे लोक लाडले कैबिनेट मंत्री, हम सबके चहेते और मलबार हिल के विधायक श्रीमान मंगल प्रभात जी लोढ़ा का स्वागत, पृथ्वी सिंह जी पादड़ी, मादाराम जी देवासी, स्वागत के इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हुए मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए हमारी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय गोविंद जी पुरी से निवेदन करूंगा, कृपया अपना उद्बोधन दें। आदरणीय गोविंद जी भाई साहब। बाद में सबका करेंगे, बाद में सबका बाद में करेंगे। ये सब कार्यक्रम पूरा होने के बाद सबका करने वाले कभी करो, बाद में उनको बाद में भाषण बोले, सबका करा देंगे। साचोरी नागरिक कार्यक्रम पढ़ने के बाद सोनी जी का सबका स्वागत करा देंगे। परम आदरणीय रेल मंत्री जी, हमारे राजस्थान के भविष्य, जोरदार तालियां होनी चाहिए थी, जोरदार तालियों से इस बात पे भाइयों। अश्विनी जी वैष्णव, समारोह के अध्यक्ष
और इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय श्री प्रकाश चंद्र जी भाई साहब एवं इस कार्यक्रम के सत्कार मूर्ति श्रीमान बाबूलाल जी भंसाली, जो हमेशा अपने दान से, अपने गरीबों की सेवा से, बाढ़ हो, अकाल हो, कोरोना हो, सब जगह आगे रहते हैं। उस वजह से हमने उन्हें सत्कार करने का निर्णय लिया एवं राजस्थान गौरव पुरस्कार देने का निर्णय किया। ऐसे श्री बाबूलाल जी भंसाली एवं हमारे लोकप्रिय लाडले स्थानीय विधायक एवं भावी विधायक ऐसे श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी। मैं कुछ रेल के बारे में तो ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि रेल मंत्री जी खुद समय इस विषय बताएंगे। एक दो विषय मेरे ध्यान में कल लाए गए थे कि एक तो धानेरा में हम सफर ट्रेन का बस स्टॉप, जो कि कल मेरी प्रकाश जी भाई साहब से बात हुई थी तो बोला आप निश्चित रहो, अभी चुनाव हो गए, शायद रेल मंत्री जी उसकी घोषणा नहीं भी कर पाएंगे, लेकिन प्रकाश जी भाई साहब ने मुझे कहा था कि आपको ये बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों के विशेष आग्रह के कारण मुझे ये बात आज इस मंच पर रखनी पड़ रही है। और प्रकाश जी भाई साहब ने कहा था कि ये काम आप काम जरूर करवाएंगे। इस समर्थन में जोरदार तालियों से आप उनका अभिवादन कीजिए। दूसरा, हमारे इस सभी लोगों का मानना था कि जालोर, सिरोही, पाली, बाड़मेर यहाँ के लोगों को जाने में कुछ समस्याएं आती है, तो मेरा केवल ये लोगों का कहा हुआ निवेदन है, ये मेरे तरफ से नहीं है, आम जनता की तरफ से एक निवेदन है भाइयों। बीच में कह रहा हूं, जो पीछे खड़े हैं वो कृपया यहाँ आगे साइड में सारी कुर्सियां खाली पड़ी है और जहां कुर्सियां कम पड़ी तो साइड में कुर्सियां भी रखी हुई है, आप कुर्सियां में आराम से बैठ सकते हैं। इसलिए सब आपसे निवेदन है कि कृपया आप आगे आकर बैठिए। तो एक लोक शक्ति ट्रेन है जो अहमदाबाद जाकर रुकती है, रात को यहां से निकलती है और सुबह वहां पहुंचती है और दिन भर वहां पड़ी रहती है और दूसरे दिन वापस यहां आती है। इसी तरह एक गुजरात मेल है जो यहां से रात को निकलती है और दिन भर वहां रहती है और सुबह वापस दूसरे दिन शाम को वहां से निकलती है, दिन भर वहां रहती है। ऐसा लोगों का कहना था। तो मेरा ऐसा निवेदन था कि हमारे जालोर, सिरोही, पाली, सांचौर, पालनपुर और गुजरात के शहरों को भी फायदा मिल सकता है। अगर संभव हो तो इसी में से किसी एक आध ट्रेन को आबू रोड तक विस्तार किया जाए तो उससे सभी लोगों को फायदा हो सकता है। ये मेरा एक निवेदन है। और रेल के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, ये दोनों आवेदन है, मैं अभी आपके सामने बाद में मंत्री जी को दे दूंगा। और बाकी सभी लोगों के जो भी आवेदन है इस कार्यक्रम पूरा होने के पश्चात हम आप उनका जिसका नागरिक अभिनंदन करेंगे तो उसमें अपना आवेदन भी दे देना और एकदम अनुशासित तरीके से हमें ये सब देना है। भाइयों, अब ये बातें तो ठीक है, लेकिन साथ में साथ आज ये हमने कार्यक्रम क्यों किया और ये किसने करवाया? ये कार्यक्रम प्रकाश जी भाई साहब की प्रेरणा से मुंबई, केवल मलबार हिल सीट के लिए नहीं हुआ, केवल मुंबई के लिए नहीं हुआ, केवल पूना के लिए नहीं हुआ, पूरा महाराष्ट्र के लिए एक कार्यक्रम अश्विनी जी वैष्णव के आतिथ्य में करके एक पूरा राजस्थानी समाज का मैसेज देना चाह रहे थे कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के थे, भारतीय जनता पार्टी के हैं और भारतीय जनता पार्टी के रहेंगे। इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाइयों, आप लोगों की ताकत है ना, शायद मेरे से ज्यादा कोई वाकिफ नहीं होगा पिछले 20 सालों से, और परम आदरणीय प्रकाश जी भाई साहब से ज्यादा आपको कोई जानता नहीं होगा। जालोर, सिरोही, पाली का हर गांव से उनका संपर्क है। आपकी और हमारी कोई भी समस्या होगी तो प्रकाश जी भाई साहब को सब जानकारी में है। तो इसलिए आप बाद में भी कोई विषय है तो बताओगे तो हम भाई साहब के माध्यम से इस विषय को आगे तक पहुंचा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मैं ज्यादा इस पर समय नहीं लेते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि हमें इस बार अश्विनी जी का इस कार्यक्रम का मैसेज पूरे महाराष्ट्र में और केंद्र में ठेठ मोदी जी तक जाना चाहिए कि हम अश्विनी जी के आने के पश्चात 100% भारतीय जनता पार्टी के समर्थन पे खड़े हैं। और आज अश्विनी जी को भी हम महसूस हो जाना चाहिए कि ये परम आदरणीय प्रकाश जी भाई साहब ने जो कार्यक्रम करवाया
एक कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम है और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी के पूरे महाराष्ट्र को मिलेगा, ये मैं निश्चित रूप से मानता हूं। और अभी अंत में यही कहना चाहूंगा कि हमारे लोक लाडले विधायक श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी की हम अश्विनी जी को आज विश्वास दिलाएंगे कि मंगल प्रभात लोढ़ा जी की ऐतिहासिक जीत के भागीदार जैन समाज का तो कर्तव्य है। जैन समाज उनको समर्थन देता है तो उनका कर्तव्य है, लेकिन मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं हमारे 36 कौम और जैन समाज की तरफ से कि 36 कौम भी इस भूमिका में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। मंगल प्रभात लोढ़ा जी को ऐतिहासिक और सर्वाधिक जीत दिलाने में हम हमारी 36 कौम एवं जैन समाज के साथ में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका, हमारी महत्वपूर्ण साझेदारी निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और पार्टी ने आज ही 99 के चक्कर से बाहर निकालते हुए 99 योद्धाओं को मैदान में उतारा है। उन्हीं 99 योद्धाओं में से एक हमारे बीच में हमारे लोक लाडले आदरणीय मंगल जी हमारे बीच में पधारे हैं। तो अविलंब मैं हमारे आज के विशेष अतिथि से मंगल प्रभात जी लोढ़ा से निवेदन करूंगा, कृपया हमें उद्बोधित करें। आदरणीय मंगल जी। मंगल प्रभात जी लोढ़ा आगे बढ़ो। महाराष्ट्र आराध्यदेव छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करून, भारत रत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरने वंदन करून, ज्याने याद करने आज ही आपण रक्त रमाईने एक रवानगी आ जावे एड़ा महाराणा प्रताप ने याद करून आज वाणी धरतीओं आयोड़ा आपण सबारा लाडला और भारत रमाई ने जी का मंत्री पद की कर मंत्री पद बनिया रहे बाद रमाई ने कीकर बहुत गौरवमयी तरीकों बहुत अच्छो काम कर सके इन माई ने यानो सब ऊंचो नाम है एड़ा आदरणीय श्री अश्विनी वैष्णव साहब। मैं भी जानू प्रेरणा पाऊं, आप भी जानो प्रेरणा पाऊं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघारा आपण सबरा प्रेरणा स्रोत आदरणीय प्रकाश जी भाई साहब और ज्याने आप आज सत्कार रूप मूर्ति रूप में अटे सम्मान करने वाला हा वे केवल भामासा नहीं है। आपने ठा वेला आपने याद वेला जरे कोरोना पड़ियो जरे अटे वे आपने परिवार की तरफ 6 दिन रो कैंप लगायो और सबा ने सिंगल डोज दी ने बाद में बुला ने डबल डोज भी दी और केवल सिंगल ने डबल डोज कोरोना वैक्सीन भी नहीं देवे ज्याने जरूरत पड़े वाने वास्ते वाणी हर तरह की डोज उपलब्ध है। एड़ा माननीय बाबूलाल जी बंसाली साहब, सम्मानित मंच, मैं और आप अबार बहुत कुछ मांगियो कि नहीं ट्रेन चाहिए कि नहीं स्टॉपेज चाहिए, मने तो जी को चाहिए तो हो वे आदरणीय वैष्णव साहब और आदरणीय प्रकाश जी अट आया पहली दे दियो। इन वास्ते आप हाथ जोड़ने आप दोनों में बहुत बहुत धन्यवाद देवनी चाहूँ। जीवन रे माई ने जिम्मेदारी मर्यादाओं काम करनो एक राष्ट्रीय सेवक संघ सदस्य के रूप रे माई ने मैं आज तक निभावनो कोशिश करी हूँ और उन माई ने आप सब लोगों जी को मारे माथे लाड दियो, जी को मैंने साथ दियो, वह हमारी ताकत नहीं है, वह हमारी जिम्मेदारी है। आप जितो प्यार दोला उतो ही माने माई ने सहिष्णुता बढ़ेला, माने माई ने काम करने की क्षमता बढ़ेला और आपा एडी धरती आयोड़ा हाँ कि जी को बार आज सुबह सुबह गाना सुनतो कि वो जरा सेनानी मांगी जरा हाड़ा रानी आप रो सर काटने दे दियो कि युद्ध रे मैदान रे माई ने आकरी घबरावे नहीं। एड़ा राजस्थान रो आयोड़ा, राजस्थान रे सूरा रो वीर आज भी आपाने रखता रे माई ने दौड़े और जटे रहवा, ईमानदारी रहवा, जटे रहवा, मेहनतू रहवा, जटे रहवा, बटे स्वाभिमान रहवा और आन बान और शान आदरणीय वैष्णव जी रे आज पधारिया रे बाद रमाई ने अपन सबारो मान और बढ़ गयो है। मैं पुनः एक बार बैठिया रे पहली आदरणीय प्रकाश जी भाई साहब रो विशेष धन्यवाद देवनी चाहूँ और प्रकाश जी भाई साहब ने अटे जिन कारण और कार्यक्रम करूनी ताकत मिली एड़ा आदरणीय आप सबारा लाडला गोविंद जी पुरोहित और माने सब साथियों भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देवनी चाहूँ। आपा जी सुन वास्ते आया हाँ, मैं भी वाने सुननी चाहूँ। मैं आज सुबह एक मोर्चो लेने बटे एक प्रतिनिधि मंडल लेने आदरणीय वैष्णव साहब मिलने प्रकाश जी भाई साहब हम लोग गए थे। बहुत बातें हमारे आमने सामने घूमती रहती है पर मन में नहीं जाती है। आदरणीय अश्विनी वैश्य साहब ने एक सेंटेंस का जो आने वाले समय में मेरा और सारे लोगों का जो राजनीति में काम करना चाहते हैं उनके लिए मार्गदर्शन के रूप में काम करेगा। उन्होंने कहा
कि हमको मोदी जी ने सिखाया है कि बात उतनी करो जितनी पूरी हो सके, और जो पूरी हो सके वो जरूर करो, ताकि लोगों का जो राजनीति के ऊपर से विश्वास उठ गया है वो विश्वास वापस जमे। ऐसा जो सोचता है, ऐसे नरेंद्र भाई मोदी के सेना के रूप में हम सब मिलकर वापस उनको महाराष्ट्र उनकी झोली में दें। केंद्र सरकार निर्णय करती है, इंप्लीमेंट स्टेट सरकार करती है। 2.5 साल हमने बहुत भुगत लिया, अब अच्छे दिन आएंगे, मोदी जी को वापस लाएंगे, सुशासन महाराष्ट्र में मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राजस्थान। अब मैं आपके सामने स्वागत मूर्ति, जैसे हमारे भामाशाह, दानवीर, सफल उद्योगपति, 5वीं पास, मैनेजिंग डायरेक्टर, बंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर लिमिटेड के मालिक, हजारों करोड़ बैंक बैलेंस, लेकिन लोगों में बांटते हैं 500 करोड़ रुपया, इन्होंने पिछले 2 सालों में बांट दिया। जोरदार तालियों से अभिवादन करेंगे और बाबूलाल जी से कहूंगा कि सबको आशीर्वचन देवे आके 2 मिनट के लिए। मेरे पास अभी बोलने के लिए कुछ सब्जेक्ट नहीं है। मेरे को खड़ा तो कर दिया, पर किस सब्जेक्ट पे बोलूं? आपको सबको मालूम होगा कि मैं इस टाइप के फंक्शन में नहीं आता हूं। पर आज मैं आया हूं इस फंक्शन में, तो राजनीति की बात तो मैं कभी करता ही नहीं हूं। अभी साहब मैं बोलूं तो फिर मेरे को आधा घंटा लगेगा। मेरा एक प्रपोजल है, वो हमारे आडिसा गांव का है। और वो प्रपोजल एक ऐसा प्रपोजल है जो काफी दिक्कतें मुझे आ रही है। मैं, हमारे एक गांव आडिसा है, छोटा सा गांव है, वहां पे एक एजुकेशन हब बनाना चाहता हूं। बट एजुकेशन हब बना के मैं नहीं चलाना चाहता हूं, गवर्नमेंट चलाए। ये मैंने प्रपोजल सीएम साहब को दिया हुआ है। तो उसमें मुझे काफी दिक्कत आ रही है। जमीन की भी दिक्कत आ रही है, जमीन बहुत बड़ी चाहिए। कुछ लोग को हमारे आडिसा गांव में शायद ये पसंद भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने काफी जमीन पे कब्जे किए हुए हैं। अगर मैं ये काम करने जाता हूं तो इसमें ये कम से कम 3 किलोमीटर लंबी आंबली से लेके आडिसा तक जमीन चाहिए। तो मैंने सीएम साहब को ये प्रपोजल दिया था और मैं इस पे भी प्रपोजल बना रहा हूं, काम कर रहा हूं। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है कि समझिए, इसमें मैंने 50-50 ज्वाइंट वेंचर की बात की है राजस्थान गवर्नमेंट से, कि 50% खर्चा मेरा और 50% राजस्थान गवर्नमेंट है। पर समझो राजस्थान गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि आप राजस्थान गवर्नमेंट को पैसा दें। बट ये प्रोजेक्ट मतलब करीबन 600, 700, 800 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें पूरा एक एजुकेशन हब बनाने की बात है। और अब जो मैं बोलने जा रहा हूं कि रानीवाड़ा और धानेरा से ये रेल कनेक्टिविटी आडिसा तक आ जाए,
इसके बारे में मैं भी प्रपोजल बना के मैं आपको दे दूंगा। आप देख लीजिए, हो सकता है कि सांसोर होके ये हाडिसा रेलवे लाइन धानेरा से या रानीवाड़ा से सांसोर से हाडिसा से आगे नईड होके वापस ट्रेन हो सकता है। इम्पॉसिबल दुनिया में कुछ नहीं है। आप लोग ये मत समझिए, ये हंसने की बात नहीं है, ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये हो सकता है। क्योंकि आज मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं इसलिए ये बात मैं कर रहा हूं। तब फिर ये कनेक्टिविटी होती है तो मैं जो खर्चा कर रहा हूं एजुकेशन हब का, वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, ये प्रपोजल भी मैं बना के आपको 2-3 महीने में दूंगा, क्योंकि प्रपोजल बनने में टाइम लगता है। प्रपोजल बनने में टाइम लगता है। अभी तक तो मेरे हाडिसा का भी प्रपोजल नहीं बना है, और रेलवे लाइन को कैसे क्या करना है उसका प्रपोजल बना के 2-3 महीने में मैं सबमिट करूंगा। अगर ये हो जाता है तो ये रेलवे लाइन जो बॉर्डर से वापस मुड़ के वापस आ सकती है और ये पूरा काम हो सकता है। और न होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। हम सांसोर बहुत आगे बढ़ गया है, सांसोर डिस्ट्रिक्ट भी तो आगे काफी बढ़ गया है। तो मैंने मेरी बात रख दी। वोटों के बारे में तो मैं बोलता नहीं हूँ। नहीं आप आ गए वही वोट है। नहीं, तो सब जानते हैं। मंगल जी से मेरे रिलेशन सबको मालूम है। धन्यवाद। बाबूलाल जी भंसाली का आना और वोट का न कहना, ये आपको समझना है। अगर सही बात है तो मैं अगर सही कह रहा हूं तो जोरदार तालियों से मंगल जी को जिताना है। बराबर है। अब मैं हमारे इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत हमारे सबके आदरणीय ऐसे श्रीमान प्रकाश चंद्र जी भाई साहब से कहूंगा कि आशीर्वचन सबके रूप 2 शब्द कहे। मंच पर विराजमान केंद्र सरकार में वरिष्ठ मंत्री और मूलतः राजस्थान के निवासी ऐसे आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी, अब तो मुंबई के वरिष्ठ नेता हो गए, वो महाराष्ट्र के भी। ऐसे आदरणीय मंगल प्रभात लोढ़ा जी, आदरणीय हाथों से खर्च करते हैं। देश भर का कोई कोना नहीं है जहां राजस्थान के रहने वाले लोगों ने जहां जहां पर भी आवश्यकता पड़ी, अभी वंसाली जी के बारे में बताया, कोरोना का काल हो या बाकी, कभी अकाल आ गया, कभी गांवों के संदर्भ में इस प्रकार का संकट आ गया। ऐसे अनेक विषय जब जब भी आते हैं तब खुले हाथों से बिना मांगे ही सहयोग करने के लिए सदैव तैयार। तो पूरे राजस्थान के लोग, चाहे वो आसाम में हैं, चाहे तमिलनाडु में हैं, दूरस्थ जहां जहां पर भी बैठे हुए, वहां से भी कहीं धर्मशाला बनाएंगे, कहीं गौ सेवा करेंगे, कहीं चिकित्सालय बनाएंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के समाज के लिए जितनी सारी आवश्यकताएं हैं उन सब के लिए सदैव, केवल अपने लिए नहीं, केवल परिवार के लिए नहीं, तो समाज के लिए सदैव तैयार रहने वाला, तो धन भी और धर्म भी दोनों साथ में रख करके, जैसे चीनी में शक्कर मिल जाती है, वैसे पूरे देश भर में जहां जहां पर भी जिस जिस प्रांत में रहते हैं, वहां की भाषा भी, वहां का सारा परिवेश भी, वहां का रहन सहन खान पान भी, उस सब में अपने आप को सम्मिलित करके सदैव वहां के समाज के साथ में खड़े रहने वाला, इस प्रकार का जो राजस्थान का समाज है, वह एक अच्छा विचार लेकर के देश और समाज, एक बड़ा, मैं और मेरा परिवार केवल इतना नहीं है, तो मैं और मेरे परिवार से भी बड़ी कुछ संस्थाएं हैं जो महत्वपूर्ण हैं, और उनमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है देश। देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं।
बाबूलाल जी के बारे में बताया, ऐसे अनेक हमारे यहां पर बंधु हैं जो लक्ष्मी जी की बड़ी कृपा है उनके ऊपर। मुंबई में भी अनेक महानुभाव हैं। तो व्यक्तिगत समृद्धि और बढ़े और अधिक धन कमाए, लेकिन 2 हाथ से कमाए और 10 हाथों से समाज के लिए प्रस्तुत हो, समाज के लिए सदैव दान देने के लिए तैयार रहें। क्योंकि अंततः मेरी कितनी भी बड़ी समृद्धि क्यों ना हो, मेरे कितने भी बड़े संसाधन क्यों ना हो, बड़े संस्थान क्यों ना हो, कितनी भी आय क्यों ना हो, अगर देश के ऊपर संकट रहता है, देश असुरक्षित रहता है। एक 4-6 महीने पहले बांग्लादेश के कुछ बंधु हमारे कलकत्ता जाना हुआ था, तो वहां मिले थे, तो ऐसे चर्चा चली थी, बांग्लादेश की परिस्थितियों के बारे में चर्चा हुई थी। तो उनसे आग्रह किया था, भाई यहाँ भारत में भी कुछ करना चाहिए आप लोगों को। क्या नहीं, हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा है, बांग्लादेश में अभी कोई समस्या नहीं है, ऐसा वैसा। लेकिन दृश्य बदला, और दृश्य बदलते से ही अब परिस्थिति ऐसी बन गई कि उनको अनेक प्रकार की आशंकाएं, काम धंधे की नहीं, काम धंधा तो छोड़ दिए, अपना सम्मान, अपनी सुरक्षा, परिवार की भावनाएं, आस्थाएं, वो सब में संकट में दिखती है। तो देश और समाज के ऊपर अब संकट रहता है। तो व्यक्तिगत रूप से हमारी कितनी भी बड़ी समृद्धि क्यों ना हो, कितना भी बड़े संसाधन क्यों ना हो, कितना भी बड़ा स्थान क्यों ना हो, देश के साथ में अपने आप को जोड़ करके चलना। तो देश के साथ में जब जोड़ करके चलते हैं तो फिर दुनिया में छोटा हो चाहे बड़ा हो, छोटे भी हैं, अभी हम देख रहे हैं पूरे इजराइल का 1 करोड़ से भी कम आबादी है। हमारे एक जितना डिवीजन रहता है उतनी सी आबादी वाला छोटा सा देश है, चारों ओर से घिरा हुआ है, दांत के बीच में जैसे जीभ होती है वैसी स्थिति है। 14 अरब राष्ट्र हैं, कोई अरब राष्ट्र का व्यक्ति चाहता नहीं है कि एक भी यहूदी जिंदा बचे। हमारे देश की आजादी के साथ में ही बना, दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में इजराइल खड़ा हुआ, पूरी दुनिया भर से आकर के वहां पर जू लोग बसे। उस समय 35 लाख लोग रहे होंगे, अब वो बढ़कर के 90-95 लाख तक पहुंचे हैं। अनेक संघर्ष आए, अभी भी लगातार संघर्ष चलते रहते हैं, लेकिन उन सारे संघर्षों के बीच में से भी हर एक व्यक्ति देश के लिए जीता है। हमारे यहां पर हमने देखा अभी माननीय रतन टाटा जी का जीवन, समृद्धि थी, लक्ष्मी भी थी, लेकिन देश के लिए जीने वाले का जीवन कैसा होता है? अपने लिए बहुत थोड़ा और देश और समाज के लिए सब कुछ। एक बार मैं बैठा हुआ था तो माननीय गडकरी जी ने एक उदाहरण बताया, कोई शायद 5-6 साल पहले का होगा, कि रतन टाटा जी उनसे घर पे आने वाले थे, तो थोड़ा समय हो गया, 4 बजे सामान्य तो उनका रहता था कि समय पर पहुंच जाते थे। 15-20 मिनट लेट हो गए तो उन्होंने फोन किया, तो रतन टाटा जी ने कहा कि मैं गूगल थोड़ा सा भटक गया है, ऐसा लगता है, मुझे घुमा रहा है। तो गडकरी जी ने स्वाभाविक रूप से कहा कि आप अपने ड्राइवर को दीजिए, मैं समझा देता हूं। तो रतन टाटा जी ने कहा कि कौन ड्राइवर? में तो मैं खुद ही ड्राइव कर रहा हूं। कितना उनका बड़ा कद था, लक्ष्मी जी की कितनी कृपा थी, लेकिन देश के लिए जो जो भी आवश्यक है उसके लिए 1 मिनट का भी कभी संकोच नहीं। अपने लिए कितना कम खर्च करना और देश के लिए सब कुछ समर्पित करना, यह हमारे मूल संस्कार है। ये जो आज का परिवेश में जो थोड़ी बहुत मिलावट आ गई, हमारे अपने घरों में ज्यादा बड़े हो गए, देश समाज छोटा हो गया, उधर संकट में जाकर के कहीं न कहीं ध्यान आता है देश समाज। ये मूल हमारा संस्कार कभी भी नहीं रहा। हमने तो पूरी दुनिया को अपना परिवार मान करके वसुधैव कुटुंबकम और उसके कल्याण की कामना करते हुए रणवंदो विश्वमार्यम, दुनिया को श्रेष्ठ बनाएंगे, और बनाया भी, केवल कहा नहीं, शब्द बोले, नारे लगाए, ऐसा नहीं किया। सारी दुनिया भर में हजारों वर्षों का जो भी हमारा अतीत इतिहास है, लेकिन बीच की ये जो मिलावट विशेष तौर से 300 वर्ष के कालखंड में आई, उसके कारण से बहुत सारी दोष आ गए, मूल संस्कारों से अलग बातें ज्यादा बड़ी हो गई।
अभी कुछ बातें हैं, उन कुछ बातों में और जोड़ते हुए धर्म भी, देश भी, अपनी समृद्धि भी और देश की समृद्धि भी। 2024 में जहां खड़े हैं बहुत आगे जाना है, 2047 तक बहुत आगे जाना है, जाएंगे भी से। अश्विनी जी बताएंगे किस प्रकार की चुनौतियों के बीच में से कैसे देश आगे बढ़ रहा है अपने मजबूत इरादों के कारण से, वो और बढ़ेगा। लेकिन ये बात भी सच है कि कोई भी देश महान बनता है जब वहां के रहने वाले लोग बड़ी संख्या में देश के साथ में अपने आप को जोड़ लेते हैं। इजराइल का उदाहरण दिया, जापान का दिया, और भी अनेक देश हैं ऐसे, छोटे हैं लेकिन सम्मानित हैं, संघर्षों में से खड़े हुए बहुत ऊंचाई तक पहुंच गए। हमारे यहां पर थोड़ी करवट बदली है, उसी में बहुत बदलाव आता है। पूरी तरह से करवट बदल करके और खड़े होकर के चलने लगेंगे, दौड़ने लगेंगे तो दुनिया में जो कुछ समस्याएं हैं, हमारे पूर्वजों ने जिस प्रकार से सारी दुनिया को मार्ग दिखाया था, आने वाले वर्षों में उस सामर्थ्य को लेकर के, बड़े मन को लेकर के, देश के साथ अपने आप को जोड़ करके हमने भी तेजी से कदम बढ़ाए तो जहां पर दुनिया खड़ी है, जहां कोई रास्ता दिखाई देता नहीं, अंधकार में, अंधी गली में, उस सारे अनेक प्रकार के प्रश्नों से घिरे हुए पूरी दुनिया के जितने सारे प्रश्न हैं, उन सबका समाधान अतीत में भी हमारे पूर्वजों ने किया है, आने वाले समय में भी हम करेंगे। लेकिन उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो अपने, मैं और मेरा परिवार, वहीं तक मेरा सारा सोच है, उसी में सारा संसार, ऐसे नहीं चलेगा। उससे ऊपर उठ करके भी अनेक विषय हैं जिनके बारे में सोचना भी, और हम बाहर रहे, एक महत्वपूर्ण भूमिका है समाज में। ये जो सारा संदेश है वो तो हम सब जानते हैं। तेजी से बढ़ता हुआ देश, नेतृत्व करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी और बाकी सब उनकी पूरी टीम ने जो असंभव था उसको संभव करके दिखाया है, वह संभव और भी आगे बढ़ता रहे और तेजी से आगे बढ़ता रहे। उसके लिए हमारे मंगल प्रभात जी जैसे लोग और बाकी भी इस प्रकार के अनेक लोग आगे बढ़ते चले जाएं, उनको सब प्रकार से समर्थन, आशीर्वाद, छोटे मोटे विषय रहते हैं, कई बार कुछ नाराजियां भी रहते ही, उन सबको छोड़ करके देश के लिए हमने इस सारे चुनाव को भी संपूर्ण देश के भाग्योदय का यह भी एक अध्याय है। उस अध्याय के नाते इसमें भी अपनी महत्व की भूमिका, और अपनी महत्व की भूमिका में सबसे बड़ी भूमिका होती है, कम से कम मतदान तो 100% करेंगे, करवाएंगे। अन्यथा बातें बहुत होती है लेकिन मतदान का प्रतिशत देखते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। आदरणीय भाई साहब का जो आशीर्वाद मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब लोगों का उनका जोरदार तालियों से धन्यवाद कीजिए। मैं आपको कहूंगा जोरदार तालियों से भाई साहब का अभिवादन कीजिए। भाइयों, अभी हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान अश्विनी जी वैष्णव का उद्बोधन होगा। उसके पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूं कि एक तो कार्यक्रम के पश्चात भोजन की व्यवस्था की है, तो आप लोग अपने, हम लोग कैसे हैं वैसे उस हिसाब से ध्यान रखना, और बहुत अनुशासित तरीके से, और कोई व्यवस्था। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। अभी मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि आप एक बार अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और जोरदार दोनों हाथों से तालियां करेंगे। और हमारे मुख्य अतिथि जी का मैं एक स्वागत ऐतिहासिक करना चाहता हूं। भाइयों, जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए। महसूस होना चाहिए कि मैं अपनों के बीच आया हूं भाइयों, और याद रखना चाहिए अश्विनी जी हमारा कि हमने अभिनंदन बहुत दिल से किया है, अपने आत्मा से किया है। परम आदरणीय श्रीमान, हेलो हेलो, बोलो भारत माता की। आवाज में बहुत वही दम होना चाहिए जो महाराणा प्रताप की भूमि से आने वाले हर नौजवान का, हर वीर का हूं। आपने जिस भावना के साथ आज राजस्थान का ये स्नेह सम्मेलन बुलाया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिनों से मेरे मन में इच्छा थी कि एक बार सभी से मिलूं, वो आज आपने मेरा ये जो आग्रह था वो आपने पूरा किया। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं श्री बाबूलाल जी बंसाली जी को, जो कि सत्कार मूर्ति है, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं।
वो आज अपना सारा काम छोड़ के यहाँ पर पधारे। आपके प्रपोजल तो है, एक हमारा भी प्रपोजल है। कभी कभी खुल के सामने आना चाहिए, दिल की बात दिल में न रहे। ओपनली कमल को सबके लिए आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसे डर डर के नहीं चलना चाहिए। क्या घबराना, अरे भाई देश निर्माण के लिए बाहर निकले, समृद्ध भारत बनाने के लिए बाहर निकले, गौरवशाली वैभवशाली राष्ट्र के निर्माण के लिए हम सब के सब बाहर निकले। ऐसे में क्या डरना, ऐसे में क्या सोचना, बोलिए कमल को। ये तो सबको मालूम है, मंगल प्रसाद जी के साथ मेरे रिलेशन क्या है सबको मालूम है। बट कुछ लाइफ के प्रिंसिपल है कि मैं कभी भी पॉलिटिकल कोई भी फंक्शन, आज दिन तक इतनी पब्लिक बैठी, किसी से पूछ सकते हैं, मैं कभी नहीं गया। फर्स्ट टाइम मैं इस फंक्शन में आया हूँ, वो भी मंगल प्रसाद जी घर पे आए, फिर प्रकाश जी का फोन आया तब मैं आया। मैं आता नहीं हूँ कभी, बट मंगल प्रसाद जी के साथ मेरे रिलेशन एक एक आदमी को मालूम है। बहुत धन्यवाद, आपने हमारे सबके आदरणीय और हम सबके सम्माननीय श्री मंगल प्रभात जी लोढ़ा जी को आशीर्वाद दिया। और आज बहुत ही अच्छा गौरव का दिन है कि आज ही पहली सूची में श्री मंगल प्रभात जी लोढ़ा जी का भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवारी तय हो गई है। मंगल जी भाई साहब आगे आओ, थोड़ा आगे पधारो आप। भाई देखो, आप सब जरा सुन लीजो, याद रखजो, एक एक जना कम से कम 100 जना रो वोट लावनो है। पूरी पूरी 36 कौम रो वोट लावनो है मंगल जी रा वास्ते। लाओला, देखो थोड़ा और जोरदार लाओला, लाओला। हाँ अभी ना बात। मैं साथ ही साथ हमारे कार्यक्रम के आयोजक श्री गोविंद जी पुरोहित जी भाई साहब को नमस्कार करता हूं, धन्यवाद देता हूं। श्री नरेंद्र जी चौधरी जी को, श्री भावाराम जी चौधरी जी को, श्री पृथ्वीराज जी पालड़ी जी को, श्री मेघराज जी चौधरी जी को, श्री गणपत पुरोहित जी को, श्री पवन जी सांघवी जी को, श्री दिनेश सेन जी को और श्री माधाराम देवासी जी को सबको नमस्कार करता हूं। और सम्मानित मंच आप सबको प्रणाम करता हूं। सभी आदरणीय साथी आज पधारे, आप सबको भी बहुत बहुत नमस्कार करता हूं। जो स्नेह दिया, जो सम्मान दिया, वो सम्मान मैं स्वीकार करके आपकी सेवा में लग सकूं, उसी प्रार्थना के साथ अपनी बात शुरू करता हूं। साथियों, 50-55 वर्ष की शुरू की जो भारत की यात्रा थी आजादी के बाद एक बहुत बड़ा देश भर में एक नया जोश था, एक नई उमंग थी, एक नई ताकत थी नौजवानों में। वो ताकत अगर काम में लगती तो अलग देश बनता, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि कांग्रेस के कारण, उनकी नीतियों के कारण, उनकी जो देश के प्रति राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम को न रख के पार्टी को उन्होंने हमेशा महत्व दिया, उसके कारण भारत में कई तरह की विकृतियां आई, समाज में कई तरह की समस्याएं आई। नौजवानों के सामने जो अवसर पैदा होने चाहिए थे वो नहीं हुए। परिस्थितियां बदली साथियों, आप सबने बदली, आप सबने उन परिस्थितियों को बदला। 2014 में आपने बदला। 2014 में आपने बड़ी जोर ताकत के साथ इस देश को ऐसा नेतृत्व दिया कि देश को जो इस परम वैभव और वैभवशाली समृद्ध राष्ट्र बनाने का जो हमारा स्वप्न है, सशक्त राष्ट्र बनाने का जो हमारा स्वप्न है, उस राह पे गढ़ चले। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में एक ऐसी नींव रखी है जो नींव भारत के कई आने वाले वर्षों तक देश की समृद्धि में, देश के काम में, देश के विकास के लिए
और हम सब जो आज हजारों की संख्या में यहां पर उपस्थित हैं, आप सबके और आपके बाद में आने वाले सभी जनरेशन्स के लिए, सभी पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ी नींव रखी है। और उसी नींव के कारण 60 साल के बाद में पहली बार इस देश ने एक नेतृत्व को तीसरी बार चुना। और ये जो तीसरी टर्म है साथियों, ये मोदी जी की तीसरी टर्म है 3 गुना मेहनत करने के लिए। 3 गुना मेहनत करने के लिए मोदी जी एक भी क्षण अपना स्वयं के लिए नहीं है उनका। मोदी जी के जीवन का एक एक पल राष्ट्र के लिए है, एक एक क्षण इस देश के लिए है। और इस तीसरी टर्म में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको क्लियर टारगेट दिए हैं, एकदम स्पष्ट आह्वान किया है कि विकसित भारत बनाने की जो नींव है, वो नींव इन 5 वर्षों में हमें एकदम सुदृढ़, एकदम स्थायी, एकदम स्पष्ट भाव से रखनी है। और उसमें आप सबका रोल सबसे बड़ा होने वाला साथियों, उसमें आप सबका रोल सबसे बड़ा होने वाला है। क्यों? क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र प्रदेश और विशेषकर मुंबई महानगर इस देश की धड़कन है, इस देश के जीवंत कल्चर का, इस देश की अर्थव्यवस्था का केंद्र है। यहां पर हमें बहुत जरूरी है कमल को एक बार फिर से खिलाना। यहां पर बहुत जरूरी है जो महायुति है, जिसमें 3 दल आज एक साथ मिलकर आपके सामने आए हैं, इन सब को, जहां पर कमल है, जहां पर शिवसेना है, जहां पर एनसीपी है, वहां पर हम सब की जिम्मेदारी है, एक एक कार्यकर्ता, एक एक नागरिक बाहर निकल के अपने साथ 100 लोगों को लाए और इस महायुति को प्रबल विजय दिलाए। और यह प्रबल विजय इसलिए जरूरी है कि जो नींव बनाने का काम है, वो नींव बनाने का काम, जो राष्ट्र निर्माण के इस यज्ञ में दधीची बनने का काम है, वो इस 3rd टर्म में होने वाला है। मैं आपको उदाहरण दूंगा, जो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे दी है, उसमें से 2-3 उदाहरण देना चाहूंगा। रेलवे की बात पहले करते हैं। हम सब जानते हैं कि भारत में रेलवे का कितना बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। हम सब ने अपनी अपनी बचपन, अपना आज का दिन रेलवे से ट्रेवल करके बिताया, हम सब की यादें हैं, हम सब के काम रेलवे से पड़ते हैं। इतनी बड़ी संस्था, इतनी महत्वपूर्ण रेलवे की चिंता नहीं की। 2014 में मोदी जी ने जिम्मेदारी लेते ही सबसे पहले रेलवे को फोकस में लाए, रेलवे के बजट को भारत सरकार के बजट के साथ जोड़ा। क्यों जोड़ा? आप सोचो, एक ही सरकार 2 विभाग, अगर वित्त मंत्रालय कोई अनुदान दे रेलवे को, तो क्या उसके ऊपर ब्याज लगना चाहिए? क्या उसके ऊपर कोई कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन होना चाहिए? नहीं होना चाहिए भाई। एक ही सरकार के 2 विभाग है। अलग अलग जब बजट होता था तो ऐसी व्यवस्था थी जिससे कि रेलवे अगर कोई अनुदान लेता था वित्त मंत्रालय से, तो उसको उसके प्रति एक कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन के हिसाब से काम करना पड़ता था। कैसे देश का विकास होता, कैसे रेलवे का विकास होता? वही अपनी कंपनी में अगर आप सोचो, अपने धंधे में सोचो, अपने काम में सोचो, ऐसा होता है क्या कभी? भाई जहां पूरे देश का विकास करना है, वहां पे बीच में से कॉमर्स को निकालना पड़ता है। तो मोदी जी ने सबसे पहले ये काम किया, और उसका क्या लाभ हुआ कि जो 30-35 हजार करोड़ रुपए का अनुदान मिलता था, रेलवे का बजट होता था, वो आज है 2.5 लाख करोड़। 2.5 लाख करोड़, और उसका लाभ हो रहा है।
आप अंदाज लगाओ, हम सबने नाम सुना है समृद्ध देश स्विट्जरलैंड का। स्विट्जरलैंड का रेलवे का नेटवर्क कितना होगा, अंदाज लगाओ। देखें भाई नौजवान, किसी को ध्यान हो, स्विट्जरलैंड का रेलवे नेटवर्क कितना बड़ा होगा? नहीं तो गूगल कर लो यार। 2000 थोड़ा बड़ा है, उससे और 5000 किलोमीटर। ठीक है, 5000 किलोमीटर बड़ा होता है नेटवर्क भाई, बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। आप सोचो, ये जो वर्ष खत्म हुआ मार्च 31 को, 31 मार्च को, उसमें भारत में कितने नए रेलवे ट्रैक, कितने किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक जुड़े? अंदाज लगाओ। 5300 किलोमीटर, यानी पूरा एक स्विट्जरलैंड एक वर्ष में भारत में जोड़ा। और केवल एक वर्ष नहीं, उससे पिछले वर्ष भी 5200 किलोमीटर, यानी एक स्विट्जरलैंड दूसरा स्विट्जरलैंड। ऐसा अभी काम का जो वातावरण मोदी जी ने बनाया है, ऐसे काम का पेस, काम की गति इस तरीके से हो रही है। सोचो, जो भी आप जापान जाओ, अमेरिका जाओ, जर्मनी जाओ, फ्रांस जाओ, अच्छी अच्छी गाड़ियों में बैठते थे या वीडियो भी देखते थे, मन में लगता था कि यार अपने भारत में ऐसी गाड़ी कब आएगी, लगता था कि नहीं? 2017 में मोदी जी ने यह प्रण लिया, यह संकल्प लिया कि भारत में अपनी अच्छी एक बहुत बढ़िया ट्रेन होनी चाहिए। तो उन्होंने रेलवे के अधिकारियों को बोला कि भाई गाड़ी बनानी है अपने को, जल्दी से जल्दी इस तरह की एक वर्ल्ड क्लास सेमी हाई स्पीड गाड़ी बननी चाहिए। स्वाभाविक था, कांग्रेस ने आदतें डाली हुई थी। एक लंबे टाइम तक, 5-6 दशक तक अगर कोई आदत पड़ जाए तो जैसा होता है वैसा होता है। अधिकारी सीधा बाहर जाने लगे, कोई जापान जाए, कोई फ्रांस जाए, कोई जर्मनी जाए। और मोदी जी ने कहा नहीं भाई, कटे ही नहीं जावनो है, काम करना है जको अटेज करना है। कौन करेला? अपरा लोग ही करेला। तो उन्होंने लगाया कि ये जो गाड़ी बनेगी वो आत्मनिर्भर भारत की गाड़ी बनेगी। अपने ही इंजीनियर, अपने ही टेक्नीशियन, अपने ही वेल्डर, अपने ही देश की मिट्टी से वंदे भारत गाड़ी बनी। आप सबने, कितने लोगों ने वो वीडियो देखा है जिसमें गाड़ी जा रही है 180 किलोमीटर की स्पीड पे और उसके पास एक पानी का ग्लास ऐसे ड्राइवर के कैबिन पे रखा हुआ है, पानी हिलता नहीं है। देखा है कितने लोगों ने देखा है? लेकिन वो पानी तो नहीं हिला, सारी दुनिया हिल गई। जो गाड़ी यूरोप में 160 करोड़ की बनती थी, वो अपने देश के इंजीनियर्स ने 120 करोड़ में बना के दुनिया के सामने एक नई मिसाल रख ली। और उससे बेटर क्वालिटी, मैं आपको 2 वीडियो दिखा सकता हूं जिसमें बुलेट से भी बेहतर ड्राइविंग की क्वालिटी, जो बिना झटकों के चलने की क्वालिटी वंदे भारत में है। और अब तो वंदे भारत का स्लीपर वर्जन भी बन गया है। कितने लोगों ने वीडियो देखा उसका? देखा है? अच्छा लगा? सीट का कलर कैसा लगा? छोको लाग्यो? कितना छोको लाग्यो? घणो छोको कि कण ठा पड़ेला मने? ये ठा पड़ेला जोरदार। एक और गाड़ी बनी है, नमो भारत, नाम सुना है? कहां से कहां चली पहली गाड़ी? देखें, किसको ध्यान है? ना, एक और है, भुज, कच्छ जो अपना भुज है, वहां से अहमदाबाद के बीच में। देखा वीडियो?
एक तो वो है दिल्ली मेरठ है ही है, एक वो तो एलिवेटेड पे है, अपनी जमीन वाली पटरियों पे चल रही है नमो भारत। एक वो है कच्छ यानी जो गांधीधाम एरिया है वहां से लेके अहमदाबाद के बीच में। उसमें जो लोग बैठ रहे हैं उनके आप कोई भी देखो वीडियो कहीं पर भी सब बोलते हैं कि अरे हमें पता नहीं चलता है कि भारत में है यूरोप में। और 1 रुपए 30 पैसे 1 किलोमीटर के, 1 रुपए 30 पैसे 1 किलोमीटर के। साथियों ये सब संभव हो पाया क्योंकि मोदी जी ने रेलवे पे फोकस किया, मोदी जी ने रेलवे पे फोकस किया। और ये मैंने सारी भूमिका इसलिए आपके सामने रखी क्योंकि मुझे पता है आपकी डिमांड है बॉम्बे से, मुंबई से, सांचौर हो, बीकानेर हो, बाड़मेर हो, जोधपुर हो, पाली हो, उदयपुर हो, सब जगह गाड़ियां चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे आधे लोगों ने हाथ ही नहीं उठाया। सर चाहिए सबको। पता ही नहीं चला मुझे तो चाहिए कि नहीं चाहिए। आपको कैसे पता चलेगा? आज के आज चाहिए, कल चाहिए थी। घोषणा कर, आप खाली घोषणा कर दो सर एक गाड़ी का। मैं आपको बताता हूं गाड़ी चलाने के लिए पटरियां चाहिए और गाड़ियां चाहिए। तो अभी जो मैंने आपको सारी बात बताई वो क्या बात बताई थी? 5300 किलोमीटर की पटरियां, नई नई गाड़ियां। ये किस लिए बताई? इसलिए बताई कि आने वाले समय में आगामी 2 से 3 साल के अंदर अंदर अपन मुंबई की कैपेसिटी को डबल कर रहे हैं। डबल, एक साधारण नहीं, 5 मेगा टर्मिनल बन रहे हैं मुंबई में और 2.5 साल से काम चल रहा है। पहला टर्मिनल बन के तैयार होगा 2025 के अगस्त सितंबर तक। वैसे ही पुणे में, वैसे ही नागपुर में, वैसे ही शोलापुर में, वैसे ही नासिक में, मुंबई महाराष्ट्र के सभी क्षेत्रों में कैपेसिटी को डबल कर रहे हैं। जैसे पुणे है, पुणे से कितने लोग कोई जुड़े यहाँ पे? सभी मुंबई वाले यहाँ पे, वो उधर 2-4 हाथ उधर उठ रहे हैं। पुणे में, हड़पसर में, उरली में और खड़कवासला में, मुंबई में 5 जगह मेगा टर्मिनल। ये सब बनने से आगामी समय में अपने लिए गाड़ियों की इतनी सुविधा हो जाएगी, इतनी सुविधा हो जाएगी कि आप सब ने जो मोदी जी पे विश्वास बताया था 2 बार और 3 बार जिता के मोदी जी को आपने जो विश्वास दिखाया, वो विश्वास आपको इस 3rd टर्म में पूरा होता हुआ दिखेगा कि जिस तरह से प्रभु श्री राम का गगनचुंबी मंदिर बना, वैसे ही देश भर में इतनी अच्छी तरीके से नए स्टेशन बनेंगे और इतनी नई ट्रेनें चालू होंगी कि हम सब के सब एक आनंद, एक नया अनुभव होगा। मैं आपके सामने 2 बातें और रखूंगा साथियों। अपने महाराष्ट्र में रेलवे का कुल मिला के 1,64,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। 1,64,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, 1,64,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मतलब पूरे महाराष्ट्र में रेलवे का पूरा स्वरूप बदल जाएगा। कुल मिला के 132 स्टेशन का पुनर्निर्माण हो रहा है। 132 स्टेशन का पूरी की तरह से पूरा नया हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है। आपने फोटो में देखा होगा या वीडियो में देखा होगा या स्वयं गए होंगे, किंग्स क्रॉस लंदन में जो स्टेशन है उसके समकक्ष ये स्टेशन है। वर्षों तक इसका ध्यान नहीं दिया गया था। मोदी जी ने इसके लिए करीब 3,000 करोड़ रुपए का प्रकल्प बना के काम चालू कर दिया है। ऑलरेडी काम चल रहा है यहाँ पे और ये ऐसा शानदार बनेगा कि लोग उस स्टेशन को देखने आएंगे। और वैसे ही राजस्थान में भी
वैसे ही राजस्थान में भी आज मोदी जी ने बजट को कई गुने बढ़ा दिया है। आप देखो 10 साल पहले राजस्थान जैसे प्रदेश के लिए मात्र मिलते थे 682 करोड़ रुपए। इतना विशाल प्रदेश, सीमा से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण प्रदेश, देश की सुरक्षा के लिए, देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए मात्र 682 करोड़ देती थी कांग्रेस की सरकार। ऐसा भेदभाव था भेदभाव। आए मोदी जी 2014 में डबल किया, 3 गुना किया, 4 गुना किया, 5 गुना किया और इस साल 14 गुना बजट है 9,500 करोड़ रुपए का। 9,500 करोड़ और उसका लाभ मिल रहा है। आज राजस्थान में कुल मिला के 52,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है रेलवे में, 52,000 करोड़ रुपए का। और देखो जहां पे प्रोजेक्ट जिस तेजी से चल रहे हैं माननीय प्रकाश जी भाई, और ऐसा स्टेशन बन रहा है कि वाकई आप देखते रह जाओगे। मतलब आपको एक आनंद आएगा कि भारत में ऐसी चीज बनी। अपने कई जो महत्वपूर्ण रेलवे लाइन है, जैसे भीलड़ी, समदड़ी और लूणी, 272 किलोमीटर, इसकी डबलिंग का काम तेजी से चल रहा है, दोहरीकरण का। अपने अहमदाबाद से उदयपुर, इसका मीटर गेज से कन्वर्जन हो गया, ब्रॉड गेज बन गई, अब उसका विद्युतीकरण तेजी से चल रहा है। अहमदाबाद स्टेशन पे करीब करीब 3,000 करोड़ का, जैसा यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेशन का काम है, वैसे ही अहमदाबाद स्टेशन पे काम तेजी से चल रहा है अभी। उसके कारण नई गाड़ी चलाने में अपने को 1.5 साल के आसपास का टाइम लगेगा। तब तक पटरियां भी बहुत बन रही है, फ्रेट कॉरिडोर भी करीब करीब बन के तैयार हुआ। आके अपने महाराष्ट्र में JNPT से जोड़ने से करीब 100 किलोमीटर दूर तक बचा हुआ है, बाकी करीब करीब फ्रेट कॉरिडोर भी बन गया, बुलेट का काम भी चालू है। तो अगले 1.5-2 साल के अंदर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अपने को किसी भी तरह की कोई भी गाड़ी की कोई समस्या रहेगी नहीं। मोदी जी ने हम सबको, जैसा माननीय मंगल प्रताप जी अभी बता रहे थे, मंगल प्रभात जी अभी बता रहे थे, मोदी जी ने हम सबको एक बात बहुत स्पष्ट तौर पे सिखाई है, सभी कार्यकर्ताओं को, कि अपने को जो राजनीतिक कार्यकर्ताओं पे कांग्रेस के आचरण के कारण विश्वास उठ गया था, वो विश्वास फिर से जिंदा करना है। और वो विश्वास जिंदा होगा 3 चीजों से। पहला, अकूट मेहनत, इतनी मेहनत करो कि लोग देखे हाँ भाई हमारे जनप्रतिनिधि मेहनत कर रहे हैं। दूसरा, जनता के साथ हमारा व्यवहार, जैसा माननीय मंगल प्रभात जी का व्यवहार है आप सबके साथ, 36 कौम के साथ हमेशा, जो हमेशा काम में लगे रहते हैं, वैसा। और तीसरा, अपने शब्दों का चयन ढंग से करो, उतना ही प्रॉमिस करो जितना कर पाओ, और जो प्रॉमिस करो वो जरूर करो। तो ये इसीलिए जब सुबह आपके यहाँ से एक प्रतिनिधि मंडल आया था, धानेरा का स्टॉपेज की बात थी, भाभोर के स्टॉपेज की बात थी, मैंने आप सबसे यही निवेदन किया था माननीय मंगल प्रभात जी के सामने कि आप चिंता मत करना, यथासंभव काम होगा। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कारण मेरी तरफ से कुछ भी बोलना उचित नहीं है, चुनाव का प्रभार भी है, इसलिए मैं कुछ बोलूंगा तो अभी हाथों हाथ लोग इलेक्शन कमीशन पहुंच जाएंगे, इसलिए आप कभी कभी शांति में ही शब्द छुपे होते हैं। तो साथियों, जैसा रेलवे में काम है वैसा कि वैसा आज भारत के हर क्षेत्र में काम हो रहा है, चाहे डिफेंस। अभी आप सबको याद होगा कैसे बोफोर्स का घोटाला हुआ था, याद है? याद है कि नहीं? भूलना नहीं भाई, घोटाले कभी नहीं भूलना। कई सारी चीजें थी, राइट? अब देखो 10 साल के छोटे से अंतराल में मोदी जी ने पहली
हॉविट्जर तोप बनाई भारत में, और पिछले से पिछले बार का जो आजादी का 15 अगस्त का समारोह था उसमें राष्ट्र को जो सलामी दी वो तोप बनी थी भारत में। ये भावना है। और आज काम चालू हुआ 7 दिन पहले, बुलेट ट्रेन भी बनेगी भारत में। और पहली बुलेट ट्रेन तो जाएगी मुंबई से अहमदाबाद, उसके बाद में करीब करीब 7,000 किलोमीटर की बुलेट ट्रेन का देश भर में नेटवर्क तैयार करना है, जो कि हम सब के लिए एक ऐसी सुविधा बने और विकसित भारत का जो हमारा सबका सपना है वो सपना पूरा हो। साथियों, इतनी बड़ी संख्या में आप आए, हजारों की संख्या में आए। मैंने आपसे एक निवेदन किया है, उस निवेदन को रिपीट कर रहा हूं। माननीय मंगल प्रभात जी के लिए आपको बड़ी संख्या में निकलना है, सबको बड़ी संख्या में निकलना है। पूरी की पूरी महायुति के लिए बड़ी संख्या में निकलना है। केवल ये मत सोचना कमल के साथ ही साथ शिवसेना और एनसीपी दोनों के दोनों एक साथ एक महायुति में एक ताकत के साथ लड़ेंगे और महाराष्ट्र को एक सुदृढ़, सशक्त, समृद्ध प्रदेश में गठन करने का जो यज्ञ है उस सब में आप सब भाग लोगे। तो बोलो मेरे साथ, दोनों हाथ खड़े करो, दोनों हाथ खड़े करो और मुट्ठी बांधो, संकल्प की मुट्ठी बांधो और बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। रेल मंत्री जी के साथ फोटो खिंचवाना चाहता है। आज कार्यकर्ताओं के फोटो होंगे। चलो छोड़ो, हाथ मिला, ठीक है, रखो माला इधर रखो, हाथ मिला दो बस। हाथ मिलाने वाला सिस्टम मंत्री जी की इच्छा है, वही रिवाज। माला मत पहनाओ, हाँ अब माला छोड़ दो। अभी श्री दिनेश जी सेन अरना है, एक एक आगे बढ़ते जाओ, नीचे उतरिए, अब नीचे उतरिए करना जी, अब नीचे उतरिए। दिनेश जी सेन अरना है, जा जल्दी। दिनेश जी सेन अरना है, कहां पर है? हाथ मिलाना है, खाली हाथ मिलाना है बस। प्रहलाद प्रजापत, प्रकाश जी कानूगो, प्रकाश जी कानूगो, पवन संघवी जी, जितेंद्र दवे, संजय बंसाली जी, एक आगे बढ़ते रहिए, आप पीछे उतर जाइए। किशन जी माली केडीएम, अब बस हाथ वाला एडीएम अच्छा है। किशन जी माली केडीएम, चेतन सिंह जी राठौड़, अशोक जी बोहरा, अशोक जी बोहरा, चतरदास जी वैष्णव, वाघ जी सुथार, वाघ जी सुथार, श्री हरीश जी कुमावत, हरीश जी कुमावत, श्री एडवोकेट एमडी माली, एडवोकेट वाघ जी सुथार। बोल जाओ, बाद में देना ये सब। बाकी सब उतरिए नीचे, बाकी सब नीचे उतरिए। बाबा राम जी चौधरी, अब सब उतरिए नीचे। बाबा राम जी चौधरी, अब सब नीचे उतरिए। अभिवादन हो गया, कृपया वो नीचे उतरे। सब नीचे, जिनका अभिवादन हो गया कृपया वो कोई नीचे नहीं आएगा, उतरे। कोई नहीं आएगा। फिर अर्जुन सिंह जी नारायणावास, अर्जुन सिंह जी नारायणावास, जिनका स्वागत हो गया है कृपया वो नीचे उतरे। अब फिर बंद करना पड़ेगा स्वागत। अच्छा अर्जुन सिंह जी, अव्यवस्था न फैलाए तो सब नीचे उतरिए। जिनकी तरफ से स्वागत हो गया नीचे उतरे। जो नाम नहीं बोल रहे वो नीचे उतरिए। ये सब अभी ये सब कैंसिल हो जाएगा। कृपया नीचे उतरे। अभी जिनकी तरफ से स्वागत हो गया है वो नीचे उतरे। अब ये बहुत बहुत धन्यवाद। अब नहीं संभव है अश्विनी जी, आपका अभी बहुत हो गया। साचोरी जैन नवयुग मंडल वाले कार्यकर्ता, साचोरी नागरिक परिषद, कार्यक्रम के पश्चात भोजन की व्यवस्था रखी गई है, कृपया भोजन करके। हेलो, आवाज नहीं है, बोलेगा। अभी सब दूर रहिए आगे से। हेलो।
देखिए, सभी राजस्थान छत्तीसगढ़ के भाइयों से निवेदन है, अनुशासन बनाए रखे, अपने राजस्थान का स्वाभिमान बना रहे। और जब भी कोई मेहमान हमारे घर पर पधारते हैं तो आपसे निवेदन है, मेहरबानी करके आपसे निवेदन है, शांति बनाए रखे।